गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत बढ़िया होंगे, बहुत बेहतर होंगे और आपकी तैयारी भी जो सीटेट की चल रही है वो बहुत अच्छी चल रही होगी। और जो हम प्रीवियस पेपर डिस्कस कर रहे हैं वो भी आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो रहे होंगे। एक बार फिर से स्टूडेंट्स, मैं आपकी प्रियंका मैम सावल क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आपको पता ही है सावल क्लासेस जो है वो सीटेट के पेपर्स जो है उसने डिसाइड कर लिया है, यानी कि एक तरह से मैराथन आपके लिए छोड़ दिया है, शुरू कर दी है कि जितने भी अब तक के सीटेट के पेपर हुए सारे के सारे हम इसी प्लेटफॉर्म पर डिस्कस करेंगे। मैं प्रियंका मैम, आप सबको पता ही है कि मैं सब्जेक्ट हिंदी लैंग्वेज को जो है आपके साथ पेपर में डिस्कस करती हूँ। आपको पता ही है 30 नंबर का पेपर आता है हिंदी का और बहुत मायने रखता है 30 नंबर, है ना। तो सीटेट पेपर आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो पेपर 2 रहेगा जुलाई 2019 में और लैंग्वेज जो है वो उसकी फर्स्ट रहेगी। तो पेपर शुरू करने से पहले स्टूडेंट्स मैं आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देना चाहूंगी कि आप हमारे ज्वाइन फ्री व्हाट्सएप ग्रुप को भी कर सकते हैं। नेम्स इसके लिए आप इतना सा काम करना पड़ेगा, आपको अपना नाम लिखिए, सीटेट लिखिए और अपनी स्टेट मेंशन कर दीजिए कि आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप कहाँ के रहने वाले हैं, पंजाब के, हरियाणा के, राजस्थान के, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, यानी कि आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। और आपकी स्क्रीन पर जो ये 2 नंबर शो हो रहे हैं 95,517,092, 95,517,093, इनमें से किसी भी एक नंबर पर मैसेज कर दीजिए। इससे क्या होगा कि आप हमारे फ्री वाले व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ जाएंगे जो जिसमें किसी तरह का कोई चार्ज नहीं है, जो बिल्कुल फ्री है। तो इसको ज्वाइन जरूर करें क्योंकि देखिए स्टूडेंट्स, ऐसे ही ना जाने कितनी ही क्लासेस होती हैं। जैसे आज हम पेपर डिस्कस कर रहे हैं, ऐसे ही बहुत सारी लाइव क्लासेस चलती है जिसके आपको इसी व्हाट्सएप ग्रुप पर क्या है लिंक प्रोवाइड करवाया जाता है और आप उसमें लिंक्स को जो है अगर आपको टाइम पर मिल जाएगा तो फिर क्या होगा, आप उसकी लाइव क्लासेस का भी आनंद ले सकेंगे। तो जल्दी से जल्दी इसको ज्वाइन करें। इसके अलावा स्टूडेंट्स एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना ये है कि आप टेलीग्राम पर भी हमें ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा क्योंकि टेलीग्राम में ही आपको आपके सब्जेक्ट की सारी पीडीएफ जो है वो उपलब्ध करवाई जाती है। टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन करने के लिए आपने टेलीग्राम पर जाना है और टेलीग्राम पर कुछ इस तरह से लिखना है सावल सीटेट और नीचे जो है आपकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा और आपको बहुत जो आपके सब्जेक्ट के रिलेटेड जो पीडीएफ्स वगैरह हैं वो आपको सारी मिल जाएंगी। तो चलिए बिना किसी देरी के हम हमारे आज के पेपर को स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, जस्ट 1 मिनट, इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं ताकि हमें दिखने में आसानी रहे। चलिए, तो मैं आपको बता देती हूँ मेरे पास जो सेट है वो W है और पेपर सेकंड है। पेपर सेकंड के अंतर्गत जो हम कर रहे हैं हिंदी लैंग्वेज जो है फर्स्ट है। यानी कि देखिए कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी को चयन करते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो लैंग्वेज 2 हिंदी को सिलेक्ट करते हैं, लैंग्वेज 1 को इंग्लिश कर लेते हैं या कोई भी अदर भाषा भी हो सकती है, संस्कृत हो सकती है ना, हमारी चॉइस होती है। तो चलिए हम देख लेते हैं इसमें इंपॉर्टेंट क्या दिया गया है कि सबसे महत्वपूर्ण सूचना क्या है। परीक्षार्थी यानी कि जो परीक्षा दे रहा है, प्रश्न संख्या 91 से लेकर के 120 यानी कि 91 से लेकर के 120 के प्रश्नों के उत्तर तभी केवल दें यदि उन्होंने भाषा के तौर पर हिंदी भाषा को जो है वो फर्स्ट विकल्प यानी कि फर्स्ट में जो है इसको आपने सिलेक्ट किया है, चुना है। चलिए तो हम पढ़ लेते हैं, देखते हैं क्या है कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों की प्रश्न संख्या कितनी है, 91 से लेकर के 99 तक के सबसे उपयुक्त वाले विकल्प चुनिए। तो देखो स्टूडेंट्स, एक चीज मैं आपको यहाँ पे करवाने से पहले बताना चाहूंगी कि इस पैराग्राफ में बहुत कुछ पूछा जाता है। क्या कुछ हो सकता है, 2 तरह के आते हैं आपको। एक आता है स्टूडेंट्स आपको गद्यांश, गद्य भाग आता है और दूसरा जो आपको आता है पद्यांश। समझते हो, गद्य और पद्य, इसके जो हमें फिर भी क्वेश्चन समझ आ जाते हैं और इसमें जो प्रश्न बनते हैं वो व्याकरण से सारे के सारे जुड़कर आते हैं, चाहे फिर वो आपकी वर्णमाला हो, क्लियर, चाहे वो आपकी वर्णमाला हो या शब्द विचार पूछ लिया जाए, अलंकार पूछ लिया जाए, है ना, रस पूछ लिया जाता है और क्या पूछा जा सकता है ना, सर्वनाम हो गया, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया,
संज्ञा सर्वनाम जैसे आ गया, विशेषण आ गया, क्रिया आ गई, है ना, ये समास आ गया। इससे रिलेटेड के और भी बहुत सारे जो ग्रामर के पार्ट है, इनसे प्रश्न जो है वो अक्सर पूछे जाते हैं। तो ये सारी चीजें हम कहाँ पढ़ सकते हैं? क्या पेपर डिस्कस करते करते हम ये सारी चीजें पढ़ सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि पेपर अगर आप डिस्कस कर रहे हो, अगर ये चीजें हम सारी लेकर के बैठ जाएंगे तो हमारे लिए पॉसिबिलिटी नहीं रहेगी वहां पर अच्छी तरह से। तो स्टूडेंट जल्दी से जल्दी आप सभी क्लास में जुड़िए, क्लास में आइए, और जो है क्लासेस आपकी बहुत जल्द 17 या 18 से आपकी जो है शुरू हो रही हैं। तो जल्दी से जल्दी आप क्लास को ज्वाइन करें, ताकि आप ये सारी चीजें जो है बेहतर और अच्छी तरीके से पूरा विस्तार से हम इसको पढ़ सके। तो चलिए अब हम इस पर थोड़ा सा, मैंने आपको ये बताना जरूरी था, तो अब हम अपने गद्यांश पर जो है वो फोकस करते हैं कि क्या दिया गया है। आप भी पढ़िए, मैं भी पढ़ती हूँ। आज शिक्षक की भूमिका उपदेशक या ज्ञानदाता की सी नहीं रही है, वह मात्र एक प्रेरक है, प्रेरणा देने वाला, यानी कि शिक्षार्थी स्वयं सीख सके, उनके किशोर मानस को ध्यान में रखकर शिक्षक को अपने शिक्षण कार्य के दौरान अध्ययन अध्यापन के परंपरागत विधियों से 2 कदम आगे जाना पड़ेगा। बिल्कुल, अगर आप किसी को सिखा रहे हैं, आप एक शिक्षक हैं, तो आपको 2 कदम आगे रहना पड़ेगा, तो ही आप अपने विद्यार्थी को पढ़ा सकते हैं, ताकि शिक्षार्थी समकालीन यथार्थ और दिन प्रतिदिन बदलते जीवन की चुनौतियों के बीच मानव मूल्यों के प्रति अडिग आस्था बनाए रखने की प्रेरणा ग्रहण कर सके। पाठ्यगत बाधाओं को दूर करते हुए विद्यार्थियों की सहभागिता को सही दिशा प्रदान करने का कार्य शिक्षक ही कर सकता है। क्लियर? आगे देखिएगा, भाषा शिक्षण की कोई एक विधि नहीं हो सकती है। जैसे मध्यकालीन कविता में अलंकार, छंद, विधान, तुक आदि के प्रति आग्रह है, किंतु आज लय और प्रवाह का महत्व है। पहले कविता में अलंकार हो गया, छंद, विधान हो गया, तुक आदि के प्रति आग्रह था, किंतु आज सिर्फ लय का प्रभाव है। ठीक है, कविता पढ़ाते समय कवि की युग चेतना के प्रति सजगता समझना आवश्यक है भाई। आगे देखिए, निबंध में लेखक के दृष्टिकोण और भाषा शैली का महत्व और शिक्षार्थी को अर्थ ग्रहण करने की योग्यता का विकास जरूरी है। कहानी के भीतर बुनी अनेक कहानियों को पहचानने और उन सूत्रों को पल्लवित करने का अभ्यास शिक्षार्थी की कल्पना और अभिव्यक्ति कौशल को बढ़ाने के लिए उपयोगी हो सकता है। ठीक, कभी कभी कहानी का नाटक में विधा परिवर्तन कर उनका मंचन किया जा सकता है। विधा को समझते हो ना, कौन सी विधा है? एकांकी है, नाटक है, तो वही सारी विधाएं होती है। मूल्यांकन वस्तुतः सीखने का ही एक प्रणाली है, ऐसी प्रणाली जो रटंत प्रणाली से मुक्ति दिलाती है। जब आप किसी चीज को सीख जाते हो तो वो आपकी लाइफ टाइम हो जाती है, उसके लिए आपको रट्टा नहीं मारना पड़ता है, क्रैमिंग नहीं करनी पड़ती है, समझते हो? हाँ जी, परंपरागत सांचे का अनुपालन ना करें, अपना ढांचा निर्मित कर सकें, इसलिए यह गांठ बांध लेना आवश्यक है कि भाषा और साहित्य के प्रश्न बंधे बंधाए उत्तरों तक सीमित ना हो सके। शिक्षक पूर्व निर्धारित उत्तर की अपेक्षा नहीं कर सकता। विद्यार्थियों के उत्तर सांचे से हटकर किंतु तर्क संगत हो सकते हैं और सही भी है। इस खुलेपन की चुनौती को स्वीकारना आवश्यक है। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका गद्यांश और हमने इसको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लिया है, अच्छी तरीके से देख लिया है। चलिए अब हम इसके प्रश्नों को सॉल्व करते हैं और हम देखते हैं कि इसके जो है प्रश्न जो है वो कुछ किस तरह से बने हुए हैं। तो सबसे पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, आधुनिक कविता में महत्वपूर्ण क्या है? छंद और अलंकार, भाषा और शैली, मानवीकरण और विधि विधान, लय और प्रभाव। तो आ देखो, छंद और अलंकार ये तो प्राचीन में था भाई, आज तो लय और प्रवाह ही बनी रहे, यही हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती। तो हमारा जो है कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 4th ऑप्शन जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए सेकंड देखते हैं कि क्या दिया गया है। कहानी के द्वारा लेखन विद्यार्थियों में कल्पनाशीलता और अभिव्यक्ति की कुशलता बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण गतिविधि हो सकती है। गतिविधि क्या होती है? एक्टिविटी कौन सी हो सकती है? कहते कहानी लेखन के द्वारा विद्यार्थियों में कल्पनाशीलता की। अरे भाई कौन सी हो सकती है? कहानी का वाचन, कहानी का विधा परिवर्तन से, निहित कथा सूत्रों का पल्लवन करने से, कहानी को मौखिक सुनाने का अभ्यास। अरे भाई निहित कथा सूत्रों का पल्लवन करने से, उनकी पहचान करने से कि उसके बीच में और कौन कौन से कथा सूत्र दिए हुए हैं।
हाँ जी, 93 का देख लेते हैं। अब क्या रहता है, मूल्यांकन के बारे में सत्य नहीं है। बच्चों ये चीज ध्यान जरूर रखिएगा स्टूडेंट्स, कि जब वहां पर बोला जाए कि नहीं है, यानी कि नकारात्मकता की बात हो जाए, तो आप समझ रखिएगा कि क्या ऑप्शन जो है नहीं पूछा गया। रटंत का अंत करना, मूल्यांकन के बारे में पूछा गया, इसका निश्चित ढांचा होता है, उत्तर पहले से निर्धारित नहीं होते, यह सीखने की एक विधि है। अरे भाई इसका एक निश्चित ढांचा होता है, यह सत्य नहीं है, ये गलत है। आगे देखिएगा, जैसे मैंने आपको बताया था कि प्रश्न में से समास है, क्रिया है, विशेषण है ना, उपसर्ग है, प्रत्यय, इनमें से ही प्रश्न बनते हैं। अगर हम इन चीजों को अच्छे से समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो फिर हम कहीं पर भी मार नहीं खाते हैं। समास की दृष्टि से कौन सा पद शेष से भिन्न है? अब 3 जो पद इसमें दिए गए हैं वो एक जैसे हैं, लेकिन एक अलग है। दिन प्रतिदिन, भाषा शिक्षण, अर्थ ग्रहण, युग चेतना। अरे भाई दिन प्रतिदिन एक जैसा ही दे दिया गया है, यानी कि ये भिन्न से अलग है, सबसे जो है वो अलग दिया हुआ है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही जो है वो सही हो जाएगा। हाँ जी, 95 यानी कि 95वां प्रश्न देखते हैं। विद्यार्थी लिखा हुआ है, के लिए अनुच्छेद में प्रयुक्त अन्य पर्यायवाची शब्द क्या है? पर्यायवाची बोल दो, समानार्थी बोल दो, है ना। तो अध्यापक बोला गया है, अध्येता बोला गया, शिक्षार्थी और छात्र बोला गया, सहभागी परीक्षार्थी बोला गया, किशोर मानस बोला गया है। तो जो हमने ये सारा का सारा, जब हमने सारा का सारा गद्यांश पढ़ा था, तो यहाँ पर एक चीज ये आई थी, एक तो शिक्षार्थी और एक छात्र। ठीक, 2 शब्द जो है यहाँ पर प्रयोग हुए हैं, एक शिक्षार्थी है और दूसरा छात्र, याद रखिएगा। हाँ जी, सहभागिता, अगला देखिएगा, शब्द दिया गया है सहभागिता, सहभागी यानी कि सहभागिता शब्द का निर्माण किस उपसर्ग और प्रत्यय से हुआ है? उपसर्ग जो है वो आगे लगते हैं और प्रत्यय जो है वो पीछे लगता है। तो स्टूडेंट जब आप क्लास में पढ़ेंगे तो आपको पूरा का सारा पढ़ाया जाएगा, उपसर्ग क्या होता है, उपसर्ग और प्रत्यय के कितने भाग होते हैं, कितने इसके भेद हैं, ये सारी चीजें हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो बताइएगा क्या इसमें स जो है वो इसमें उपसर्ग लगा हुआ है और त प्रत्यय है? सह और त से बना हुआ है, सह जो है वो इसमें क्या लगा हुआ है? उपसर्ग लगा हुआ है, ता प्रत्यय लगा हुआ है, स है या इता लगा हुआ है, सह और इता। तो देखो स्टूडेंट्स ये तो होता ही नहीं है, और ये जो है हमारा सेकंड जो आंसर है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? सह जो है वो इसमें क्या लगा है? उपसर्ग लगा है, और ता जो है वो इसमें प्रत्यय लगा हुआ है, याद रखिएगा। जस्ट 1 मिनट, इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं ताकि हमें अच्छे से दिखाई दे, अच्छे से हमें समझ भी आए। चलिए 95वां प्रश्न देखते हैं कि क्या दिया गया है। अनुच्छेद में प्रयुक्त समकालीन शब्द का सबसे उपयुक्त अर्थ क्या होगा? समकालीन शब्द क्या क्या अर्थ होता है? आधुनिक, आकस्मिक, समसामयिक या वर्तमान। देखो वर्तमान और आधुनिक तो वैसे ही नहीं होता, आकस्मिक इसका तो कोई लेना देना ही नहीं है। तो हमारे हिसाब से इसका जो है वो कौन सा होना चाहिए भाई? क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग भी? समसामयिक जो शब्द है ये सही है समकालीन शब्द के लिए। ठीक है, आधुनिक तो जो चलता आ रहा है वो पता नहीं कितना आधुनिक आ गया है ना, फिर वर्तमान उसी समय। हाँ जी, 98वां प्रश्न देखिएगा। कौन सा कथन आज के शिक्षक की भूमिका के बारे में सत्य नहीं है? तो हमने ये बताना है कि कौन सा ऐसा कथन है जो आज की शिक्षक की भूमिका की बात कर रहा है, उसके बारे में सही नहीं है। शिक्षक प्रेरक और ज्ञानदाता नहीं है, क्या ये है? हाँ जी, परंपरागत शिक्षण विधियों को छोड़ा नहीं जा सकता है, शिक्षक विद्यार्थियों की सहभागिता सुनिश्चित करता है, मानव मूल्यों पर उसकी आस्था अडिग होती है। अरे भाई ये भी सही है, ये सारे ही सही हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो शिक्षक जो है क्या है? परंपरागत शिक्षण परंपरा विधियों को छोड़ा नहीं जा सकता है, ये सत्य नहीं है भी छोड़ा जा सकता, हम छोड़ के बहुत आगे बढ़ भी रहे हैं। लास्ट प्रश्न है हमारा, जो पहला हमने गद्यांश पढ़ा है उसमें से देखते हैं कि क्या है। शिक्षक से किस प्रकार की बाधाएं दूर करने की अपेक्षा की जाती है? हाँ जी, शिक्षक से जो है किस प्रकार की बाधाओं को दूर करने की है आप अपेक्षा की जाती है? पाठ पढ़ाते हुए आने वाली समस्याओं की बाधाएं जो है, पाठ
पाठ प्रस्तुति से संबंधित या पाठ के भीतर उभरने वाली पाठ्यक्रम से जुड़ी हुई। तो देखो भाई, बाधाओं को दूर करने की अपेक्षा की जाती है कि पाठ के भीतर जो उभरने वाली समस्याएं हैं उनका निवारण किया जाए। ये थे हमारे 91 से लेकर के 99 तक जो हमने देखा है कि फर्स्ट जो है वो कौन सा था, उसमें से थे। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे और दूसरा देख लेते हैं कि क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स। दूसरा आपको आया है पद्य भाग यानी कि पद्यांश आपको दिया गया है। निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों प्रश्न संख्या 100 से लेकर के 105 तक के उत्तर दीजिए। बिल्कुल 105 तक के उत्तर देने हैं हमने। तो एक चीज याद रखिएगा, जब आता है आपके सामने पद्य भाग तो यहाँ पर सारे के सारे प्रश्न कैसे होते हैं, भावपूर्ण होते हैं। क्लियर। तो पहले हम देख लेते हैं कि क्या है। आकाश का साफा बांध कर, साफा देखते हो ना, मजदूरों ने बांधा होता है, बहुत सारे लोग यूं करके मुरट्ठा सा बांध लेते हैं, उसको साफा बोला जाता है। सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़। चिलम समझते होगे, जो पुराने जमाने में लोग थे, अब तो मैंने देखा नहीं है इतना, तो पहले जब बहुत ज्यादा पिया करते थे तो गांजा वगैरह रख करके उसके अंदर तंबाकू वगैरह रख करके फिर उसको मिट्टी की बनी होती थी, उसके ऊपर आग वगैरह रख करके फिर उसको पिया जाता था। हाँ जी, नशे के जो करते थे। हाँ जी। घुटनों पर पड़ी है नदी की चादर सी, पास ही दहक रही यानी कि जो जल रही ज्वाला जो है, पलाश के जंगल की अंगीठी। पलाश के यानी कि पलाश जो है एक पेड़ होता है, याद रखिएगा। हाँ जी। अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा, अचानक बोला मोर जैसे किसी ने आवाज दी, अजी सुनते हो चिलम औंधी। औंधी यानी कि उल्टी, उल्टी होना, उल्टा होना। चिलम का वो ये वॉमिट वाली उल्टी नहीं है, चिलम का उल्टा हो जाना, ठीक है, उल्टी होना। तो उल्टा हो जाना लिख देते हैं, नहीं तो कुछ और मत समझ लीजिएगा, उल्टा। चलिए, धुआं उठा सूरज डूबा अंधेरा छा गया। चलिए आगे, हमने इसको तो हमने पढ़ लिया है। अब हम देख लेते हैं कि इसके प्रश्न जो है वो कितने दिए गए हैं, 100 से लेकर के 105 तक हैं। तो पहला प्रश्न देखिए, पलाश वन की अंगीठी कहा गया है क्योंकि। पलाश वन को अंगीठी कहा गया है क्यों। अंगीठी समझते हो, जिसमें क्या होता है, आग जलाई जाती है, आग जलाने वाली वस्तु, जिसके अंदर जो है आग रख करके जलाई जाती है, उसको बोला जाता है अंगीठी। ठीक है, आग जलाई जाने वाली वस्तु को। देखिएगा, पलाश ग्रीष्म ऋतु में फूलता है, जंगल में आग लगी होती है, पलाश की लकड़ी जलाने के काम आते, खिले पलाश के वन आग के समान दिखते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको पहले ही बताया था, खिले पलाश के जो वन होते हैं, पेड़ होता है जो पलाश, ये क्या है, आग के समान जो है वो जलते हुए दिखाई देते हैं। 101 तो हमारा जो है 100 का जो है फोर्थ जो है ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। 101 देखते हैं, अंधकार के सिमट कर बैठे होने का क्या कारण है। जो अंधकार है वो अंदर सिमट कर क्यों बैठा हुआ है, क्यों इकट्ठा हुआ है। अभी सूर्योदय नहीं हुआ है, सूर्य नहीं निकला है, इसलिए किसान आग सेक रहा है, इसलिए अंधकार नहीं है। अभी सूर्यास्त नहीं हुआ है, स्थान का अभाव है। तो स्टूडेंट्स, आप कुछ समझदार हैं, समझते हैं, जब तक सूरज निकला रहेगा, जब तक ओपन आप देखते हो, जब तक सूरज निकला रहता है तब तक क्या अंधेरा होता है, नहीं होता है ना। तो अभी भाई सूर्य अस्त नहीं हुआ है, यानी कि छिपा नहीं है, सूर्य अस्त नहीं हुआ है यानी कि छिपा नहीं है। क्लियर। हाँ जी, आगे देखिए 102 प्रश्न को, अचानक तुरंत फुरत घटनाएं होने का कारण है। सुनते हो कि आवाज आना, सूरज का डूबना, अंधेरा छा जाना, भेड़ों का बिखर जाना। जब हमने पद्यांश को पढ़ा था तो हमने उसमें देखा था कि जैसे ही सूरज डूबता है वैसे ही क्या होता है, तुरंत फुरत यानी कि घटनाएं घटनी शुरू हो जाती, अंधकार छाना शुरू हो जाता। विकल्प नंबर 2 है वो हमारा सही हो जाएगा। हाँ जी, 103 प्रश्न देखिए, सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा, किस विकल्प में सभी शब्द गल्ला के समानार्थी हैं। तो गल्ला शब्द के समानार्थी है, बताना है आपने कि क्या है। गल्ला जो है वो किसको बोला जाता है, जो खाने वाले, जो जैसे कनक हो गई,
है ना। ये गल्ला जो जितना भी खाया जाता है बस उतना याद रखिए, खाने वाला जो, चाहे उसमें कनक आ जाए, चावल आ जाए, ज्वार आ जाए, बाजरी आ जाए, कुछ भी आ जाए, ठीक। तो खाने वाला जो होता है जिसका हम भोजन करते हैं उसको गल्ला बोला जाता है। कनक, गेहूं लिख लो, कनक लिख लो, चाहे गेहूं लिख लो, ये सारे के सारे क्या है, गल्ला के पर्यायवाची हैं। समूह में होता है गल्ला, कभी देखा एक दाना तो नहीं होता, समूह में होता है। समूह, भीड़, दर्शक, झुंड, गल्ला, सौदा, माल, गोदाम, रेवड़, झुंड, भीड़, रेला, भीड़ भाड़, रेलम पेल, भगदड़ और झुरमुट। समानार्थी का मतलब क्या होता है, एक जैसे अर्थ देने वाले। तो रेवड़, झुंड, भीड़, रेला, ये सारे के सारे क्या है, इसके समानार्थी शब्द हैं। कविता में दो समानार्थी शब्द बताए हैं, समानार्थी शब्द हैं, तो बताना है आपने कि कौन से दो समानार्थी शब्द जो है वो दिए हैं। हाँ जी, एक शब्द है अंधकार, दूसरा है अंधेरा, दोनों तत्सम हैं। तो स्टूडेंट्स, जब हम करते हैं शब्द विचार, ध्यान रखिएगा, जब हम क्लास में पढ़ेंगे शब्द विचार को, तो शब्द विचार इसमें हम पढ़ेंगे, ठीक। तो शब्द विचार में पहले ही हम पढ़ेंगे उत्पत्ति के आधार पर शब्द। तो ये 4-5 तरह के जो होते हैं, उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, है ना। तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। तो उसमें आता है तत्सम, तद्भव, देशज और अगम। अगम को और क्या बोला जाता है, विदेशज भी बोला जाता है, याद रखिएगा। आगम भी बोल देते हैं, अगम भी बोल देते हैं। तो इन सारे सबको हम पढ़ेंगे। तो तत्सम कौन से होते हैं, संस्कृत भाषा के वे शब्द जिनको आज हम जैसे के तैसे प्रयोग कर रहे हैं। तद्भव, जिसमें हमने परिवर्तन कर दिया, देसी भाषाओं से लिए गए जो शब्द है वो देसी हो जाएंगे। आगम, जो कोई भी विदेशी भाषा, अरबी, फारसी, पुर्तगाली होगी, जापानी होगी, अंग्रेजी होगी, ये सारी की सारी क्या है, विदेशी भाषाएं हैं। तो हमने बताना है अंधकार और अंधेरा शब्द जो है वो क्या है, तत्सम है। दोनों ही तत्सम है क्या, दोनों ही तद्भव है, पहला तद्भव है या दूसरा तद्भव है। तो भाई याद रखिएगा, अंधेरा जो शब्द है ये दूसरा जो है वो तद्भव है। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। 105 यानी कि इस पद्यांश का आखिरी प्रश्न, शाम का सजीव चित्रण करने के लिए किस रूपक को अनुपयुक्त माना गया है। अनुपयुक्तता की बात की जा रही है, यानी कि अनुपयोगी माना जा सकता है। सूरज की चिलम को अनुपयुक्त यानी कि अनुपयोगी, बस इतना ध्यान रखिएगा, अनुपयोगी, ठीक। तो इसको अनुपयोगी भी लिख देते हैं, इस तरह से भी अनुपयोगी, ठीक। तो दोनों ही सही होते हैं। हाँ जी, सूरज की चिलम, आकाश का साफा, मोर की आवाज, जंगल की अंगीठी। तो भाई मोर की आवाज को जो है माना जा सकता है, क्या माना जा सकता है, अनुपयुक्त माना जा सकता है। तो चलिए स्टूडेंट्स, हाँ जी स्टूडेंट्स, आगे बढ़ने से पहले अगला पेपर, बाकी जो क्वेश्चंस करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देना चाहूंगी कि आप हमारे प्लस कोर्सेज को भी, यानी कि पेड ग्रुप्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें। पेपर फर्स्ट यानी कि ईटीटी, पेपर सेकंड एसएसटी और पेपर सेकंड के मैथ साइंस के भी अलग से बैचेस चल रहे हैं। तो जल्दी से जल्दी आप ज्वाइन करिए, लिमिटेड सीट्स है हमारे पास, तो जितना जल्दी हो सके आप ज्वाइन करिए। पेड ग्रुप से रिगार्डिंग आपको इंफॉर्मेशन के लिए, आप जो भी आप पूछना चाहते हैं अपने सब्जेक्ट के बारे में, तो आपकी स्क्रीन पर जो ये नंबर आपको शो हो रहे हैं 9551700092, 9551700093, आप इन नंबर्स पर कॉल्स कर सकते हो और अपने पेड ग्रुप से रिलेटेड, अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड, आपके माइंड में कुछ भी आपके पेपर से रिलेटेड जो भी आप इंफॉर्मेशन चाहते हो वो बड़े इजीली आप प्राप्त कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स, इसमें देरी ना करें, जल्दी से जल्दी आप ज्वाइन करें, तो ताकि देखिए समय रहते जो काम किया जाता है वो हमेशा बेहतर होता है, अच्छा होता है। तो इसमें देरी अच्छी नहीं है, जिस काम को हमने जल्दी करना है उसमें देरी नहीं, क्योंकि बाद में हम ऐसे सोचते हैं कि काश पहले कर लेते, है ना। तो काश जो शब्द है वो बड़ा खतरनाक हो जाता है। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण सिखाने की किस विधि को आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं उपयोगी पाते हैं। तो बात की जा रही है उच्च प्राथमिक स्तर की, तो आपने जवाब ये देना है, हमसे पूछा ये जा रहा है कौन सी विधि को व्याकरण सिखाने की बात हो रही है स्पेशल।
तो किसको जो है वो सबसे ज्यादा उपयोगी माना जाता है, क्यों इंपॉर्टेंस माना जाता है? आगमन विधि को, निगमन विधि की, पाठ्य पुस्तक विधि या अनुवाद विधि? देखिए स्टूडेंट्स कि जो व्याकरण पढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम बच्चों को अगर उदाहरण देंगे और उसके बाद हम, मान लीजिए मैंने दिखाया, मैंने बच्चों से पूछा, मैं पढ़ा रही हूँ क्लास में, मैंने बोला बच्चों ये मेरे हाथ में क्या है, बच्चे बोलेंगे मैडम पेन। इसका रंग कैसा है, वो बोलेंगे सफेद। मैं उनको कुछ और दिखाती हूँ, मैं बोलती हूँ बच्चों आपका नाम क्या है, वो अपना नाम बताएंगे। मैं किसी और से पूछती हूँ आप कहाँ से आते हैं, है ना? तो ये सारी चीजें बच्चों को मैं बोलूंगी, ये वो बोलेंगे ये क्या है, मैं बताऊंगी उनको ये सारे क्या है, नाम। तो बच्चों इनको व्याकरण की भाषा में हम क्या कहते हैं, संज्ञा। तो बच्चे जो है उस चीज को ज्यादा बेहतर समझेंगे। तो स्टूडेंट्स आगमन विधि क्या होती है, निगमन विधि क्या होती है, पाठ्य पुस्तकीय विधि या अनुवाद विधि किसे कहते हैं, ये सारी विधियां हम क्लास में जो है वो डिस्कस करेंगे। क्लास में जब आपकी क्लास चलेगी उसमें हम बेहतर और बढ़िया तरीके से इसको पढ़ेंगे, तो जल्दी से जल्दी जुड़िए क्लास में। हाँ जी, आगमन विधि जो है वो सबसे ज्यादा उपयोगी मानी जाती है व्याकरण के शिक्षण के लिए। जो अभी मैंने आपको उदाहरण दिया था ये भी एक इसी का ही उदाहरण था। 107 प्रश्न देखिए, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं पे प्रश्न पूछा गया। भाई नहीं को फोकस करना है हमने, तो बात की जा रही है उच्च प्राथमिक स्तर की और भाषा शिक्षण का उद्देश्य तो नहीं है, क्या नहीं है, निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना, भाषा के व्याकरणिक बिंदुओं की परिभाषाओं को जानना, भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को समझने की क्षमता का विकास करना, विभिन्न साहित्यिक विधाओं की समझ का विकास। तो कौन सा नहीं हो सकता है? हाँ जी, आंसर देंगे भाषा के व्याकरणिक, याद रखिएगा बी ऑप्शन जो है वो हमारा राइट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? देखो भाषा के व्याकरणिक बिंदुओं की परिभाषाओं को जानना क्या हमारा ये उद्देश्य है? नहीं, बाकी सारे उद्देश्य हो। 108 प्रश्न देखिएगा कि भाषा के नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना और उसका विश्लेषण करना उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का डैश है। क्या है भाई? तो बात क्या की जा रही है हमें वो पता होनी चाहिए। उद्देश्य है, उद्देश्य नहीं है, एकमात्र उद्देश्य है या मुख्य उद्देश्य है? अरे भाई भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना और उसका विश्लेषण करना एक उद्देश्य है। ठीक, हाँ जी। 109वां प्रश्न, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा विकास के लिए जरूरी है कि डैश समृद्धि का भाषा डैश व अन्य विषयगत शिक्षण युक्ति में उपयोग किया जाए। हाँ जी, साहित्य और कला में, कलात्मक और साहित्य में, भाषिक साहित्य में या परिवेश भाषिक में। तो बहुत जरूरी है कि हम भाषिक यानी कि उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा विकास के लिए जरूरी है कि भाषिक यानी कि जो भाषा है, भाषिक समृद्धि का भाषा और साहित्य, भाषा साहित्य व अन्य विषय का शिक्षण युक्त में प्रयोग किया जाए। तो सी ऑप्शन जो है वो हमारा राइट हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 110वां प्रश्न देखिए, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तकों में हिंदीतर भाषा को भी जगह मिलनी चाहिए। ये कथन औचित्य नहीं है, यानी कि औचित्य सही, औचित्य यानी कि सही नहीं है। क्यों नहीं है भाई बताइए? तो बात भी किसकी की जा रही है? उच्च प्राथमिक स्तर की। और हिंदी भाषा के पाठ्य पुस्तकों में हिंदीतर भाषा को जगह मिलनी चाहिए, ये औचित्य नहीं है। क्या नहीं है? हिंदीतर भाषाओं में आक्रोश को शांत करना, हिंदीतर भाषाओं के साहित्य से परिचित कराना, हिंदीतर भाषाओं की रचना शैलियों से परिचित कराना, हिंदीतर भाषाओं के माध्यम से संवेदनाओं को विस्तार देना। अरे भाई हिंदीतर भाषाओं की जो आक्रोश को शांत करना ये औचित्य नहीं है। इसमें सारे औचित्य हैं, यानी कि सब सही है, लेकिन ये उचित नहीं है। औचित्य, औचित्य का स्टूडेंट देखो मतलब क्या होता है? औचित्य यानी कि उचित यानी कि सही, उचित यानी कि सही। ठीक, हाँ जी आगे बढ़ते हैं। 111
विद्यार्थियों के पढ़ने में रुचि जगाने एवं भाषा ज्ञान में वृद्धि करने के लिए पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त डैश क्या शैक्षणिक भ्रमण का अधिकाधिक आयोजन किया जाना चाहिए। अधिकाधिक यानी कि अधिक से अधिक। ठीक, अधिकाधिक का मतलब क्या होता है? अधिक से अधिक। ठीक, अधिकाधिक यानी कि अधिक से अधिक। पाठ्यचर्या सहगामी क्रियाओं का अधिकाधिक आयोजन किया जाना चाहिए। पाठ्यचर्या के अलावा सहगामी क्रिया जो क्रियाएं होती हैं, ठीक, उसका जरूरत से ज्यादा किया जाए। समाचार पत्र पोस्टर का निर्माण करवाना जाना चाहिए। पठन सामग्री विकसित की जा सकती है। तो क्या जरूरी है? हाँ जी, 111 के लिए हमारे लिए बहुत जरूरी है कि पठन सामग्री विकसित की जाए ताकि बच्चे जो है उसमें ज्यादा इंटरेस्ट लें और ज्यादा अच्छी तरीके से सीख सकें। हाँ जी, 112वां प्रश्न देखते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई आंकलन की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो बात की जा रही है उच्च प्राथमिक स्तर की और बच्चों की भाषाई आंकलन की। तो दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है? मोर मोरनी के नाम किस आधार पर रखे गए हैं? बसंत ऋतु में नीलकंठ के लिए जाली घर में बंद रहना असहनीय क्यों हो जाता, जिसे सहन नहीं किया जा सकता, असहनीय। लेखिका को नीलकंठ की कौन कौन सी चेष्टाएं यानी कि क्रियाएं बहुत भाती थी? नीलकंठ की नृत्य भंगिका को अपने शब्द चित्र में प्रस्तुत करिए। तो बात की जा रही है भाषाई, हमने भाषा को आंकलन करना है तो उसके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है कि बच्चों को बोला जाए कि नीलकंठ की नृत्य भंगिका को अपने शब्द चित्र में यानी कि अपने शब्दों में उतारिए, अपने शब्दों में लिखिए, तो वो स्टूडेंट्स जो है वो उसमें ज्यादा ध्यान देंगे। हाँ जी, एक सेकंड। चलिए, 113वां प्रश्न क्या कहता है कि भाषा अर्जित करने के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो भाई बताइए, भाषा अर्जित करने के संदर्भ में डैश सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। क्या जो है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है? भाषिक पठन सामग्री, समृद्ध भाषा परिवेश जरूरी है, संचार माध्यमों का अधिक प्रयोग जरूरी है, या विद्यालयी प्रक्रिया जरूरी है? क्या जो है वो सबसे ज्यादा जरूरी है? तो देखिए, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हो, समृद्ध भाषा परिवेश जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हमारा बी ऑप्शन जो है स्टूडेंट्स करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। हाँ जी, 114वां प्रश्न देख लेते हैं कि क्या कहता है। एक सेकंड, चलिए देखिए कि बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाओं को स्थान देने के लिए आवश्यक है कि क्या आवश्यक है? बहुभाषिक। जब आप एक कक्षा में पढ़ा रही हैं एक अध्यापक के तौर पर, तो वहां पर बच्चे जो है ना जाने कितनी अपनी अपनी भाषाओं को बोलते हैं। बहुत सारे बच्चे जो है अलग अलग स्टेट से भी बिलोंग करते हैं, तो वहां पर वो अपनी अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हैं। कहते हैं उन बच्चों की भाषाओं को स्थान देने के लिए क्या जरूरी है कि शिक्षक बच्चों की भाषाओं का ही प्रयोग करे। जो एक शिक्षक है क्या वो बच्चों की भाषाओं को ही प्रयोग करे? शिक्षक बच्चों की उनकी भाषाओं में ही व्यवहार करने के लिए कहे, या ये कहा जाए कि बच्चों आपकी जो मातृभाषा आपने उसी से बात करनी है? शिक्षक बच्चों के मातृभाषा प्रयोग को स्वीकार कर ले, या शिक्षक बच्चों की मातृभाषा में गीत या कविता सुने? तो भाई बहुत ज्यादा जरूरी क्या हो जाता है हमारे लिए कि शिक्षक जो है बच्चों की मातृभाषा को स्वीकार करे। भी जहां से हैं वो कहीं से भी हैं, अगर वो अपनी मातृभाषा का प्रयोग कर रहे हैं तो उसमें किसी तरह का कोई प्रतिबिंब नहीं होना चाहिए। हाँ जी, 8वीं कक्षा में पढ़ने वाली रूबीना लिखने में बेहद कठिनाई का अनुभव करती है। संभव है कि वे डैश से ग्रसित है, यानी कि किससे ग्रस्त है? तो डिसकैलकुलिया से है, डिलेक्सिया है, डिस्ग्राफिया है, या भाषा घात है? तो हमें इसका आंसर देना है। तो स्टूडेंट्स ये क्या होता है? डिसकैलकुलिया में क्या आता है, डिसलेक्सिया में क्या आता है, डिस्ग्राफिया, ये सारी चीजें हम क्लास में डिस्कस कर सकते हैं, यहाँ पर ये सारी जरूरी नहीं है। जैसे डिसकैलकुलिया है, ठीक, ये है, ये किससे है? कैलकुलेट से रिलेटेड है, यानी कि गणित से जुड़ी हुई बीमारी सी होती है एक तरह से। ठीक, इसमें बच्चों को काउंटिंग वगैरह करने में भी दिक्कत आती है। तो जो डिस्ग्राफिया होती है ग्राफ से रिलेटेड, यानी कि डिस्ग्राफिया, ये लिखने में जो है जो बच्चा इससे ग्रस्त होता है उसको लिखने में इससे
दिक्कत आती है। तो डिस्ग्राफिया। हाँ जी, 116वां प्रश्न देख लेते हैं कि क्या कहता है। हिंदी भाषा के विविध रूपों को परिचित करने के लिए डैश सर्वाधिक सहायक है। तो बात की जा रही है हिंदी भाषा की, तो देखते हैं कि क्या है। हिंदी भाषा के विविध रूपों से परिचित कराने के लिए, विविध रूपों से अगर हमने परिचित कराना है तो डैश हिंदी भाषा के समाचार पत्र व विज्ञापन हो, हिंदी भाषा का साहित्य व अन्य मुद्रित सामग्री, हिंदी भाषा की पुस्तक व विज्ञापन, हिंदी भाषा की पत्रिका व पाठ्य पुस्तक। तो क्या जरूरी है भाई, सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है यहाँ पर हिंदी भाषा की साहित्य व अन्य मुद्रित सामग्री। अगर आपने परिचित करवाना है, किसी को परिचय देना है तो भी दिखाओ तो सही। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। 117वां प्रश्न देखिए और इसको हम सॉल्व करते हैं आगे। हाँ जी, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार नहीं है, नहीं पे प्रश्न, यानी कि नकारात्मक प्रश्न पूछा गया है कि भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार नहीं है। क्या नहीं है? भाषाई प्रवेश, स्वाभाविकता, सहजता या व्याकरण। तो भाई सीधा सा आंसर पड़ा हुआ है आपके सामने, व्याकरण नहीं है। तो फोर्थ आंसर जो है वो हमारा इसका राइट हो जाएगा। 18वां प्रश्न देख लेते हैं कि क्या कहता है। चलिए, स्त्री को सौंदर्य का प्रतिमान बना दिया जाना ही उसका बंधन बन जाता है। क्या लिखा है? स्त्री को सौंदर्य का प्रतिमान बना दिया जाना ही उसका बंधन बन जाता है। इस विषय पर कक्षा में चर्चा कीजिए। भाषा की पाठ्य पुस्तक में इस प्रश्न को स्थान देने का औचित्य, उचित, ठीक, उचित बोल दिया जाए, औचित्य नहीं है। औचित्य का यहाँ पर मतलब है उद्देश्य है। तो बताइएगा क्या उद्देश्य है? सौंदर्य प्रतिमान बनाना, स्त्री बंधन की परिचर्चा करना, सौंदर्य प्रसाधनों का विरोध करना, भाषा को स्त्री विमर्श से जोड़ना। अरे भाई, ये सारी क्रियाकलाप इसलिए की जा रही है ताकि भाषा को स्त्री विमर्श से जोड़ा जा सके। तो याद रखिएगा हमारा ऑप्शन जो है वो फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। 119 प्रश्न देख लेते हैं कि क्या कहता है। चलिए, पाठ में क्या लिखा है? पाठ में ठिठियाकर हंसने लगी, ठिठियाकर बहुत ज्यादा खिलखिला करके। जैसा वाक्य आया है, ठिठियाना शब्द में आना क्या है? प्रत्यय है। तो प्रत्यय जो है वो क्या लगता है? पीछे लगता है स्टूडेंट। ठीक, प्रयोग हुआ आना। प्रत्यय से बनने वाले 4 सार्थक शब्द लिखिए। इस प्रश्न का स्वरूप डैश को पोषित करता है। तो मान लीजिए स्टूडेंट्स, आप क्या कर रहे हैं, आप किसी कक्षा में पढ़ा रहे हैं, यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया प्राथमिक है, उच्च प्राथमिक है कि क्या। मान लीजिए तो वहां पर एक शब्द, एक वाक्य आता है, पाठ में ठिठियाकर हंसने लगी। तो हमने बच्चों को बोला कि जो ये ठिठियाना शब्द है, इसमें आना बच्चों प्रत्यय लगा हुआ है। तो ऐसे ही आपने आना प्रत्यय लगा करके 4 जो है आपने शब्द बनाने हैं। क्या बनाने हैं? शब्द। और शब्द यानी कि सार्थक शब्द लिख रहे हैं, सार्थक जिसका अपना अर्थ हो। ठीक, जिसका अपना अर्थ हो। तो बच्चे क्या करेंगे, इससे बच्चों में आपका उद्देश्य क्या रहेगा? आना लगा करके हमने क्या करना है, बच्चों को बोलना है कि शब्द बनाओ। ठीक, और शब्द कैसे होने चाहिए? सार्थक होने चाहिए। सार्थक का मतलब क्या होता है? जिसका अपना अर्थ होता है, जिसका अपना अर्थ होता है। समझ गए ना? ऐसे निरर्थक नहीं होते, सार्थक शब्द वही होते जिनका अर्थ होता है। जैसे रात दिन। प्रत्यय का समस्त ज्ञान देना है, सूत्र शैलीय व्याकरण है, संदर्भ में व्याकरण है, पाठ्य पुस्तकीय व्याकरण है। तो भाई क्या है ये? भाई सीधी सी बात है, संदर्भ में व्याकरण। क्लियर? लास्ट प्रश्न आज का स्टूडेंट्स देख लेते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर डैश को डैश परिचित कराने की प्रक्रिया पर बल दिया जाता है। तो बात की जा रही है यहाँ पर उच्च प्राथमिक स्तर की। ठीक है, सॉरी, उच्च प्राथमिक स्तर पर डैश को परिचित कराने की प्रक्रिया पर बल दिया जाता है। पठन प्रक्रिया से, लेखन प्रक्रिया से, अलंकार व छंद से, साहित्यिक विधाओं से।
तो भाई सीधी सी बात है, बात की जा रही उच्च प्राथमिक और परिचित कराने के लिए जो है वो साहित्यिक विधाओं से प्रक्रिया पर। जो उच्च प्राथमिक स्तर होता है इसमें क्या किया जाता है, स्टूडेंट्स को जो है वो साहित्यिक विधाओं से जो है वो परिचित कराने के लिए साहित्यिक विधाओं से परिचित कराने की प्रक्रिया पर बल दिया जाता है। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे कुल 120 प्रश्न 91 से लेकर के। उम्मीद है आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आए होंगे और आप अपने पेपर को बहुत ऐसे ही बढ़िया तरीके से सारे के सारे हमारे साथ सॉल्व करते जाएंगे। तो स्टूडेंट्स जाते जाते मैं आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देकर जाऊंगी कि सावल क्लासेस जो है पिछले 10 साल से आपके विश्वास को जो है वो कायम रखे हुए है, आपके विश्वास पर खरा उतरता आया है, जो कि खास करके सावल क्लासेस जो है जाना जाता है बैंक, एसएससी, रेलवे, पोस्ट ऑफिस, एनटीए नेट, पीएस टेट, सी टेट, मास्टर के यानी कि पंजाब गवर्नमेंट के जितने भी एग्जाम होते हैं तो सावल क्लासेस जो है इसको आप सभी की बेहतर जो है वो तैयारी करवाता आया है। और यही एक वजह है कि आज सावल क्लासेस पिछले 10 साल से नंबर 1 बना हुआ है पंजाब का। सो स्टूडेंट जल्दी से जल्दी जुड़िए। सावल क्लासेस जो है वो एक प्राइवेट लिमिटेड है और सावल क्लासेस से जुड़ने के लिए, मोर इन्फॉर्मेशन के लिए रिगार्डिंग कोचिंग अदर सब्जेक्ट, आपके अपने सब्जेक्ट के रिगार्डिंग आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन पुट करना चाहते हो, पेपर के बारे में कुछ पूछना चाहते हो, तो आपकी स्क्रीन पर जो नंबर शो हो रहे 9551700092 9551700092 आप किसी भी नंबर पर किसी भी वक्त कांटेक्ट कर सकते हो और अपने पेड ग्रुप के रिगार्डिंग, अपने सब्जेक्ट के रिगार्डिंग जो है आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। सो स्टूडेंट्स थैंक यू सो मच। लास्ट में जाते जाते उन स्टूडेंट्स के लिए जो आज हमें पहली बार देख रहे हैं, पहली बार वॉच कर रहे हैं, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना और शेयर करना अपने फ्रेंड सर्कल में ना भूले। ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। हम मिलते हैं कल कुछ अलग पेपर के साथ, एक नए पेपर्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और ऐसे ही बढ़ते रहिए आगे। धन्यवाद।